हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। कभी कभी हमारा अपना ही इंतखाब हमें धोखा दे जाता है। हमें वहां से दुख मिलता है जहां से हम सुख की तवक्को लिए बैठे होते हैं। फिर हम अपने ही इंतखाब पर शर्मिंदा से रहते हैं। जाने अनजाने में हम गलत लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। मेरी शादी की रात थी और मैं बहुत ज्यादा खुश था। मेरे दिल की मुराद पर आई थी। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। माहम वो लड़की थी जिसे शादी के लिए मैंने सारे जहान से टक्कर ली थी। इतने इख्तलाफात को झेल कर उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था। मेरे घर वाले और खासकर मेरी माँ इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। बहुत ज्यादा मुखालफतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से अपने घर वालों को राजी किया था, क्योंकि मैं माहम के बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता था। उसके बगैर जिंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब से मेरी माँ को पता चला था मुझे माहम से मोहब्बत है, उसका रवैया मुझसे बदल गया था। ना अम्मा मुझसे ढंग से बात करती, ना खुद खाती पीती। जब भी माहम के हवाले से कोई बात करता अम्मा मुंह फेर लिया करती। मैंने लाख बार अम्मा को समझाया कि माहम बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अम्मा हमेशा मुझे अजीब नजरों से देखती और कहती, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तुझे भी वो इसी वक्त तक अच्छी लग रही है जब तक अपनी माँ के घर है। जब तेरी जिंदगी में आ जाएगी लग पता जाएगा, इतनी अच्छी है वो। अम्मा की बात, इस बेतुकी का मतलब मुझे समझ नहीं आता था। मैंने कई दफा अम्मा से कहा, देखो अम्मा, तुम किसी भी लड़की को बहू बनाकर लाओगी तो तुम्हें क्या मालूम वो कैसी होगी। तुम जैसी बहू इस घर में लाना चाहती हो वैसी ना हुई अगर वो तो। और माँ, मेरी मोहब्बत है, मैं उसे जानता हूँ। वो तुम्हारी बहुत खिदमत करेगी, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करेगी, बेटियों की तरह तुम्हारा ख्याल रखेगी। मेरी इस बात पर अम्मा बहुत हंसती और कहती, मेरी मोहब्बत और खिदमत तो छोड़ दो, तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारा क्या हाल करेगी। जब से मैंने माहम का नाम लिया था अम्मा ने खुद ही मेरे लिए लड़कों की तलाश का काम तेज कर दिया था। आए रोज लड़कियों की तस्वीरें देखती रहती और फिर एक दिन अम्मा एक तस्वीर लेगी, मेरे सामने रखकर बैठ गई और कहने लगी, ये बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारी शादी इससे करूंगी। मुझे तो बहुत पसंद आई है। ये सुनना था कि मैंने गुस्से में सारा घर सर पर उठा लिया और अम्मा से कहा, अगर महम नहीं तो कोई भी नहीं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। महम कोई गैर नहीं थी, मेरी चची की बेटी थी। चची के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे थे बहुत। वो बहुत ही मिलनसार औरत थी और महम खुद भी अपनी माँ जैसी ही थी। जब भी वो हमारे घर आती तो मेरी माँ के आगे पीछे फिरती, घर के कामों में उनका हाथ बटाती। मैंने तो खुद चची को अपनी आंखों से अपने अब्बा की खिदमत करते देखा था। अब्बा भी अक्सर शाम के वक्त चची की तरफ जाया करते थे, वहां कुछ देर को रुकते। फिर अब्बा का इंतकाल हुआ और रिश्ते सिमट गए, लेकिन मोहब्बतों में कोई खास फर्क ना आया। चची अब भी हमसे पहले जैसे मोहब्बत करती थी, हमारा ख्याल भी करती थी, लेकिन जब वहां हमसे शादी की बात आई तो पता नहीं अम्मा को कौन से कीड़े नजर आने लगे और अम्मा ने एकदम से ही इस रिश्ते की मुखालफत शुरू कर दी। मैं अपनी जिद पर अटका हुआ था। मेरी दूसरी तरफ माँ मुझे खुदकुशी की धमकी दे रही थी। खुद को जान से मार डालने की ये धमकी मुझे परेशान किए हुए थी। ऐसी ही एक रात माँ ने फोन पर बात करते हुए मैं कमरे से निकला तो अम्मा के कमरे से बातों की आवाजें आ रही थी। मैं वहां पहुंचा तो अम्मा बाजी से कह रही थी, जो खेल सारी जिंदगी तुम्हारी चची ने खेला है वो मजीद अब आगे नहीं चलेगा। अब उसकी बेटी को इजाजत नहीं दूंगी कि वो फिर से वही खेल मेरी औलाद और हम सबके साथ खेले। मैंने पहले भी बहुत कुछ खोया है, अब मुझ में मजीद हिम्मत नहीं रही। इस किस्से को अब यहीं खत्म हो जाना चाहिए। ये तो तुम्हारे बाप की वसीयत थी कि मैं इनके खानदान वालों के से मुंह ना मोड़ूं, उनके साथ ताल्लुक की लकीर को ना मिटाऊं। इसीलिए माँ बेटी को झेलती आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी शर्तें निकलेंगी कि मेरे बेटे को फंसा रही। ये इतनी शातिर है, मैं इनकी ऐसी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। मैंने महम का फोन काटा और अंदर कमरे में चला गया। मुझे देखकर अम्मा खामोश हो गई और परेशानी से इधर उधर देखने लगी। मैंने गुस्से से अम्मा से कहा कि ऐसी भी क्या बात है जो आपको चची से इतना बैर हो गया है और आपको महम भी नहीं पसंद। अपने शहर से आज अब्बा जिंदा होते तो मुझे इस रिश्ते के लिए इतनी परेशानी ना होती, सबको बारी बारी इस रिश्ते के लिए राजी ना करना पड़ता। अब्बा खुद मेरे लिए माम का हाथ मांग लेते और उसे इस घर की बहू बना लाते। मेरी बात सुनते ही अम्मा ने आंसू भरी नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, हाँ, तेरा बाप जिंदा होता तो तेरा और माम का रिश्ता भी हो जाता और तेरी चची भी इस घर में बैठी होती और तू तो बस एक मोहरे के सिवा कुछ भी नहीं। अम्मा की बातें मेरी समझ से बाहर थी, ना खुलकर कुछ बताती थी और ना ही रिश्ते के लिए हाँ करती थी। अजीब कश्मकश में डाल रखा था अम्मा ने। मैं अम्मा के कदमों में बैठ गया और हाथ जोड़कर कहा, अम्मा, मेरी शादी माम से करवा दो, नहीं तो मैं हमेशा के लिए परदेश चला जाऊंगा, फिर लौट कर नहीं आऊंगा। बस फिर राह तकती रह जाना। मेरी बात सुनकर अम्मा ने तड़प कर मुझे देखा। मैं भी तो बात ऐसी ही कह रहा था ना, माम के बगैर जीना मेरा मुश्किल हो गया था। फिर 2 दिन घर में मुकम्मल तौर पर खामोशी रही थी और तीसरे दिन मैं किसी काम के हवाले से घर नहीं था। शाम को जब वापस आया तो अम्मा घर पर मौजूद नहीं थी। पूछने पर बाजी ने मुझे बताया था कि अम्मा चची के घर गई हैं माम का हाथ मांगने के लिए।
माँ हमको उस घर पर ब्याह रहकर जाना चाहती हैं। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और मैंने बाजी को गले लगा लिया। वो कहने लगी, देखो मुराद, अगर अम्मा ने इनकार किया था तो कोई वजह होगी। अब तुम्हारा काम है, तुम हर मामले को खुद संभालो। हमारी जो ज़िम्मेदारी जहाँ तक थी हम पूरी कर रहे हैं। मैंने फ़ौरन बाजी से कहा, बिल्कुल फ़िक्र ना करें, माँ मेरी हर बात सुनती है, मेरे आगे सर झुकाकर रखती है। मेरी नाफ़रमानी नहीं करती, हमारा मान रखती है, सर झुकाए रखती है जैसे। वो तो मेरी मोहब्बत में दीवानी है, उसे मैं जो कहूँगा वो फ़ौरन उस पर अमल करेगी, कोई चूँ-चुरा नहीं करेगी। वो तो बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की है, अम्मा का बहुत ख़्याल रखेगी, इस घर को बहू नहीं बेटी मिल जाएगी। यकीनन मेरी खुशनसीबी होगी कि मुझे माहम जैसी लड़की का साथ मिल जाएगा और फिर आप भी, तो कुछ दिनों के लिए ही यहाँ आई हुई हैं ना, आपके जाने के बाद अम्मा फिर तन्हा रह जाती हैं, इसीलिए अच्छा है ना माहम आ जाएगी, तो अम्मा का सहारा बन जाएगी, अम्मा भी तन्हाई का शिकार नहीं होंगी। बाजी ने मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रख दिया था। वो शादी होकर दूसरे शहर में पप्पो के घर गई थी और कुछ ही दिनों के लिए हमसे मिलने आई थी। शायद ये बाजी का ही कमाल था जो अम्मा राजी हो गई थी, वरना अम्मा के तेवर बता रहे थे कि वो माँ को किसी सूरत बहू बना नहीं बनाती। बाजी ही ने जरूर अम्मा को इस सारी बात के लिए कायल किया होगा। रिश्ता पक्का हो गया। माहम ने मुझे यकीन दिलाया था कि उसकी वजह से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे भी अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था। मुझे यकीन सा था अपने इंतखाब पर, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता था। फिर मेरी ज़िंदगी की वो खूबसूरत रात आ गई जब माहम दुल्हन बनकर मेरे घर चली आई। इसके आने से मेरे दिल में खुशियों की बहार आ गई थी। मैं ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ था, जितना माहम की अपनी ज़िंदगी में शामिल होने पर खुश था। मैं कमरे में जाता उससे पहले अम्मा ने मुझे अपने पास बुला लिया। अपनी अलमारी से एक डिब्बा निकालकर मेरे हवाले किया और कहने लगी, ये मेरा ज़ेवर है जो मैंने अपनी बहू के लिए रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं चाह रही थी कि शादी पर यह माहम को नहीं चढ़ा सकी। दिल तो बहुत था लेकिन नहीं कर सकी। अब तुम खुद इसे अपनी बीवी को तोहफ़ा देकर। अम्मा के चेहरे पर अब भी कुछ नाराज़गी थी। वो ये सब मेरी खुशी के लिए ही कर रही थी, लेकिन मैं जानता था कि अम्मा माहम को दिल से अपनी बहू तस्लीम करेंगी। मैंने अम्मा से कहा कि अब तो मेरी बीवी बन गई है, वो इस घर की बहू है। अम्मा, अब तुम उसे दिल से अपना लो, उसके साथ दिल ना मैला रखना। मेरी मोहब्बत है माहम और अब इस घर की इज्जत भी। अम्मा कहने लगी, ये बात तुम्हें 2-4 दिन में ही पता चल जाएगी कि क्यों मैं इस शादी के खिलाफ थी, तुझे क्यों कर रोकती रही थी। ये कहकर अम्मा ने मुंह फेर लिया और मैं अपने कमरे में चला आया। देखिए, मेरा दिल बहुत उदास था। मैं यही सोच रहा था कि काश मेरी इस खुशी में अम्मा भी खुश होती। आज की रात मेरे लिए और यादगार बन जाती, लेकिन सब कुछ तो नहीं मिला करता ना। खुशी कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। लेकिन अम्मा की बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। 2-4 दिन नहीं बल्कि शादी की पहली रात ही मुझे पता चल गया था कि मेरी माँ ने मुझे इस शादी के लिए क्यों बार-बार इनकार किया था। क्यों इस शादी के खिलाफ थी। मैं अपने कमरे में पहुँचा तो माँ दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल जज़्बात की शिद्दत से चूर था। मैं मनपसंद बीवी तो ले आया था, तो ज़िंदगी की खूबसूरती और इसके रंग बिल्कुल बदल जाते हैं। मुझे बिल्कुल हर चीज़ बदली हुई मालूम हो रही थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, जो कि कुछ ही लम्हों में बदतरीन रात साबित हो गई थी। मुझे अपने इंतखाब पर ढेरों-ढेर शर्मिंदगी हुई थी। मैंने माहम को ना सिर्फ़ मुँह दिखाई का तोहफ़ा दिया, बल्कि अम्मा का दिया हुआ ज़ेवर भी उसके सामने रख दिया था। माहम ने इन सारी चीज़ों को एक तरफ नज़र डाली ना थी। बेनियाज़ी एक तरफ रख कर दी और मेरी तारीफ़ की। मैंने उसकी तारीफ़ की, हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, लेकिन वो पीछे हट गई और दो जाकर बैठ गई। उसने हमारा ताल्लुक बनाने के लिए एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी शादी की रात मुझसे ऐसी शर्त रखेगी। उसने ऐसी बात कही जो मेरे वहमो-गुमान बेनबीना थी। मैं बेयकीनी से उसे देख रहा था और फिर उसने कहा, मैं उसको कहने लगा कि तुम जानती हो जो तुम कह रही हो वो नाजायज़ है। किसी सूरत भी तुम्हारी इस बात पर अमल नहीं किया जा सकता। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये तुम्हारी खुशख़्याली है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। माँ मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, अगर आपने मेरी शर्त ना मानी तो फिर आप जानते हैं मैं क्या करूँगी। जो अगली बात उसने मुझे कही, वो सुनकर तो मेरे पूरे वजूद ही ठिकाने पर लग गए थे। शादी की पहली रात मेरी बीवी मुझसे इस कदर बदतरीन सलूक करेगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं तो उसे बहुत मासूम और नेक समझता था। उसकी शर्त, उसके अंदाज़, सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन थे। जो लड़की दिन-रात मुझसे शादी के लिए मिन्नतें करती थी, मुझे मोहब्बत निभाने के दावे करती थी, उसने शादी की पहली रात ही मुझे तारे दिखा दिए थे। मेरे होशो-हवास ही गुम कर दिए थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी भी तरह उसकी कोई भी शर्त कबूल करता, और वो भी ऐसी शर्त नहीं, किसी सूरत भी नहीं। मैं खामोशी से उठा और सर पर पहना पगड़ा उतार कर बिस्तर पर फेंका और कमरे से बाहर निकल आया था। मेरे चेहरे के तासुरात अब बदल चुके थे। खुशी का फूर बन गई थी। बाजी ने मुझे देखा तो पूछने लगी, कहाँ जा रहे हो मुराद? मैंने एक नज़र बाजी पर डाली और बिना कोई जवाब दिए घर से बाहर निकल आया। क्या बताता बाजी को कि मेरी बीवी क्या चाहती है, किस किस्म के मुतालबात मेरे सामने रख रही है। वो भी शादी की पहली रात। ये बात तो मुझे सोचते हुए भी शर्म आ रही थी। किसी से कहना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बस रात के अंधेरे में खाली सड़कों पर यहाँ-वहाँ मोटरसाइकिल दौड़ा रहा था। दिल और दिमाग में आंधी चल रही थी। अम्मा का रोकना, उनका समझाना और इशारों के नायों में कुछ कहना आज मुझे समझ आ रहा था।
मैं तो ऐसा गुमान में भी नहीं कर सकता था, जो बात मेरी बीवी ने कर डाली थी। अम्मा ने कितना समझाया मुझे। मुझे हकीकत समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं माँ की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था कि समझ ही ना सका था। काफ़ी देर तक बेमकसद बाइक चलाने के बाद मैं अचानक एक जगह रुक गया और सड़क किनारे बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फैसला लूं, एक तरफ कुआं था, एक तो उस तरफ खाई। जाता तो कहाँ जाता, करता तो क्या करता। माहम की बात मानकर भी पछताता था और ना मानकर भी। 2 ढाई घंटे ऐसे ही गुजर गए थे। फिर मैं उठा और घर वापस पहुंचा तो बाजी और अम्मा लाउंज में ही बैठी थी। मुझे देखते ही बाजी मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। कहने लगी, कहाँ चले गए थे मुराद? फोन भी नहीं लेकर निकले थे। तुम्हारी बीवी ने भी दरवाजा लॉक कर रखा है। हम तो परेशान हो गए थे। क्या हुआ है, कहाँ चले गए थे? मेरी शक्ल देखकर अम्मा ने फौरन पूछा, कोई बात है मुराद? कोई झगड़ा हुआ है क्या माहम के साथ, या कोई और बात है? क्या हुआ है आखिर? अम्मा के अंदाज में बहुत दूर अंदेशी थी, जैसे वो समझ गई हो कि क्या मामला है। मैं अम्मा के कदमों में बैठा और रो पड़ा। मुझे रोता देखकर अम्मा और बाजी दोनों परेशान हो गए थे। बाजी मुझे समझाने लगी कि रोने की क्या बात है, जो भी मसला है बताओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने उन दोनों से कुछ नहीं कहा। मेरी बीवी तो पहले ही इन दोनों को पसंद नहीं थी। अब मेरी बीवी की रखी हुई शर्त उनके सामने रखता तो मजीद उनको उनसे नफरत हो जाती। अब अगर मैं इन दोनों को माहम की इस खिलौनी शर्त के बारे में बताता तो वो हमेशा के लिए उनके दिल से उतर जाती और यूं बाकी पूरी जिंदगी दिल में कद्दूरत रखे गुजार देती। मैंने अपने आंसू पोंछे और झूठ का सहारा लिया। कह दिया कि मुझे अब्बा की बहुत याद आ रही थी। अगर अब्बा आज जिंदा होते तो मेरी खुशी में बहुत खुश होते। कितने अरमान थे उन्हें मुझे दूल्हा बनने देखने के, मेरे सर पर सेहरा सजाने देखने के। लेकिन आज वो नहीं है तो बड़ी याद आ रही है। वो ये खुशी नहीं देख सके। मेरी बात से वो दोनों मुतमईन ना हुए थे। अलबत्ता सवाल-जवाब का सिलसिला खत्म हो गया था। मैं वापस अपने कमरे में चला आया था। माहम बिस्तर पर बहुत मज़े से गहरी नींद सो रही थी, जैसे उसे किसी बात से कोई फ़र्क ना पड़ा हो। वो बेनियाज़ी से सो रही थी। पहली दफ़ा मुझे इसके चेहरे से, इस खूबसूरती से नफ़रत हो रही थी। उसका स्याह रूप मेरे सामने आया था। मैंने उसके चेहरे से ज़्यादा उसकी रूह से मोहब्बत की थी, मगर आज उसके ख़यालात जानकर मेरा दिल उससे बेज़ार हो गया था। मैंने उस पर एक नज़र डाली थी और उसके बाद सोफ़े पर जाकर लेट गया था। सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। अब तो ये शादी मुझे सिवाय अज़ाब के और कुछ नहीं लग रही थी। मैंने अपने हाथों से ही अपना सुकून गारत कर लिया था। अम्मा की मुखालफत का भी सामना किया, उनका दिल दुखाकर। मैं कैसे खुश रह सकता था? माहम की शर्त नाजायज़ थी। वो जो चाहती थी, वो मैं नहीं कर सकता था, किसी सूरत नहीं कर सकता था। सुबह माहम की चीखने की आवाज़ पर मेरी आँख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो बुरी तरह चीख-चिल्ला रही थी, न जाने किस पर। उठकर तो देखा तो उसके कपड़े इस्त्री नहीं थे। वो बाजी को आवाज़ें लगा रही थी। बाजी दौड़ती हुई कमरे में आई तो माहम बहुत बदतमीज़ी से कहा कि मेरे कपड़े कब तक इस्त्री होंगे? मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, मुझे तैयार होना है और अभी तक मेरा जोड़ा इस्त्री नहीं किया गया। मेरे मैके से लोग आते ही होंगे। आप लोगों को किसी बात का ख्याल ही नहीं है। इतनी लापरवाही क्यों बरती गई है? बाजी के साथ माहम का अंदाज ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। शायद वो रात वाली बात का गुस्सा उतार रही थी। मैंने कड़क लहजे में माहम से कहा कि मेरी बाजी से किस तरह बात कर रही हो? तुमने अपने अंदाज पर गौर किया है? इससे पहले कि माहम पलटकर मुझे कुछ जवाब देती या कुछ कहती, बाजी ने हाथ उठाकर मुझे ही खामोश करवा दिया और कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई थी। मैं इसके कपड़े इस्त्री करना भूल गई थी। ये नई नवेली दुल्हन है, काम करती अच्छी थोड़ी लगेगी। मुझसे ही लापरवाही का मुजाहरा हो गया, ख्याल करना चाहिए था मुझे। बाजी ने माम के कपड़े लिए और कमरे में ही इस्त्री स्टैंड पर इस्त्री करने लगी। बाजी की मौजूदगी की वजह से मैंने मुंह पर ताला लगा लिया, वरना मेरा दिल तो चाह रहा था कि माम के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दूं। शादी से पहले तक जो मेरी जी हजूरी करते नहीं थकती थी, जिसकी आवाज़ हलक से बाहर नहीं निकलती थी, वो शादी के पहले ही दिन मेरे घर वालों को अपना गुलाम समझ रही थी, उनको नीचा दिखा रही थी। बाजी कपड़े इस्त्री करके कमरे से निकली तो मैं भी उनके पीछे बाहर आया और उनसे माज़रत की। माहम ने ना जाने बाजी के साथ बदतमीजी की किस हद तक की थी। बाजी मुस्कुराकर कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं ही भूल गई थी बेख्तियारी में। मुझे अपनी बाजी पर बहुत प्यार आया और कोई और औरत होती तो नई नवेली दुल्हन के इस तरह चीखने चिल्लाने पर या तो नाराज हो जाती या फिर मैका छोड़कर ही चली जाती। लेकिन मेरी बाजी बहुत ही समझदार थी। वो हमेशा मामले को बहुत आसानी से हैंडल कर लिया करती थी। मेरी माँ की तरबियत का असर था। मैं वापस कमरे में आया और मैंने माहम को बाजू से पकड़ा और उससे पूछा कि ये क्या हरकत थी? तुम्हें जरा भी तमीज और लिहाज नहीं रहा? अपने लहजे को दुरुस्त कर लो माहम। माहम ने नफरत से मुझे देखा और कहने लगी, एक छोटी सी ख्वाहिश का इजहार ही किया था आपसे। एक शर्त ही तो थी। इतनी भी मोहब्बत नहीं आपको मुझसे कि मेरी एक शर्त ही मान ले? मैंने उससे कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा मुतालबा किस कदर नाजायज है? एक मर्द होकर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तुम जानती हो ऐसा करना गुनाह है। मैं कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे अपनी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ये मुतालबा नाजायज है। शादी से पहले अगर तुमने ऐसी कोई बात की होती तो मैं तुमसे शादी ही ना करता। मेरी बात पर वो तल्खी से मुस्कुराई, कहने लगी, शादी से पहले आप बहुत दावे करते थे, वादे करते थे। शायद भूल गए हैं, जब निभाने का वक्त आ रहा है तो आपको जायज और नाजायज याद आ रहा है। जब सारी सारी रात मुझसे बात करते थे, अपने जज्बात बयान करते थे, तब वो नाजायज नहीं था। अब आपको ये सब क्यों याद आ रहा है? मुझसे हाथ छुड़ाकर वो तैयार होने लगी, ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी हो गई। मेरी जुबान बंद हो गई थी। मेरी हर बात का जवाब वो जिस तरह दे रही थी, मुझे समझ आ गया था कि अम्मा मुझे क्यों से शादी से रोक रही थी। अम्मा को शायद पहले से मालूम था कि माहम की फितरत क्या है। ये तो मैं था जो मोहब्बत में अंधा हो गया था। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि मैंने कभी ये सब ना ही महसूस किया था और ना ही कभी ऐसा कुछ देखा था जिससे मुझे पता चलता कि माहम की शादी
के बाद ऐसे रंग दिखाएगी। मैंने तो ना समझी मैं अंधे कुएं में छलांग लगा ली थी। माम के घर वाले आए तो मैं उनके सामने भी ना गया। वो खुद ही नाश्ता करके चच्ची के साथ वापस चली गई। शाम को अम्मा कहने लगी जाकर माम को ले आओ, रात को वलीमे की तकरीब होने वाली है, उसे पार्लर भी भिजवाना है। मैंने अम्मा के कहने पर अपना दिल मारा और माम के घर पहुंच गया। लेकिन माम ने वही बात की कि अगर मैं उसकी बात मानूंगा तो वही मेरे साथ वापस आएगी। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इस वक़्त भी मुझसे कोई ऐसी बात करेगी। अपनी माँ को तो मैं ये बात ना कह सका था, अलबत्ता मैंने आवाज़ देकर चच्ची को बुला लिया और उन्हें बताया कि माँ हम क्या चाहती है। मेरी बात सुनकर सच्ची ने सर झुका लिया और कहने लगी, "बेटा, हर औरत की यही ख्वाहिश होती है, लेकिन औरत अपनी ख्वाहिश मार लेती है क्योंकि उसे मालूम होता है कि मर्द उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा। नाजायज़ कहकर इस बात को ठुकरा देगा, लेकिन इस वजह से हम औरतें अपना दिल मार लें, ऐसा कब तक होता रहेगा?" मेरे शौहर ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की। शादी की रात मैंने भी उन्हें बताया था कि मैं इनसे क्या चाहती हूँ, लेकिन वो भी यही कहते रहे कि ये सब नाजायज़ है। मैंने सारी ज़िंदगी अपना दिल मारकर गुज़ार दी और कभी-कभी तो ये बात मैं तुम्हारे अब्बा से भी कह देती कि मैं किस कदर अज़ियत में हूँ। तुम्हारे अब्बा बेचारे तुम्हारी माँ की वजह से बेबस थे, इसलिए वो मेरी ये हसरत पूरी ना कर सके थे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी की ये ख्वाहिश पूरी कर दो, ताकि उसके दिल को सुकून आ जाए। चच्ची की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो माहम की ख्वाहिश से वाकिफ़ हैं और इसका साथ भी दे रही हैं। अब मुझे समझ आ गया था कि अम्मा ने बाजी से किस बारे में बात की थी। माम जब किसी सूरत वापस घर आने को राज़ी ना हुई तो मैंने वक़्ती तौर पर उससे कह दिया कि ठीक है, मैं आज रात तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल तुम घर चलो। वलीमे की तकरीब है। मेरी बात सुनकर वो खुशी-खुशी घर आ गई। वलीमे की तकरीब खैरियत से निमट गई, लेकिन मेरा इस बात मानने का कोई इरादा नहीं था। रात में कमरे में जाने की बजाय अपनी अम्मा के कमरे में गया और उनके कदमों में बैठ गया। अम्मा ने मोहब्बत से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगी, "क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो, सब खैरियत है?" मैंने सोच लिया था कि मैं अम्मा को सारा सच बता दूँगा, क्योंकि मैं अब अम्मा को कोई हल निकाल लेती या फिर कोई बेहतर फ़ैसला कर सकती थी, जो माँ चाहती थी। वो नाजायज़ था और मैं किसी सूरत इस बात को मान नहीं सकता था। बहुत झिझकते हुए और अम्मा से नज़रें चुराते हुए मैंने अम्मा को माँ का वो नाजायज़ मुतालबा बता दिया, जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। अम्मा भी कितने ही लम्हे खामोश हो गई थी। मेरी आँखों में आँसू थे। मैंने अम्मा से कहा, "आप ठीक कहती थी, मैंने गलत लड़की का इंतखाब कर लिया है।" बाजी भी चली आई थी। इन्हें भी सारी बात पता चल गई। वो कहने लगी, "तुम माम की बात मान लो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। मैं तुम्हें आबाद देखना चाहती हूँ।" मैंने हैरत से बाजी को देखा और कहा, "आप जानती हैं कि वो क्या चाहती है? क्या ये ऐसा करके मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा? अगर पहली ही रात वो ऐसा मुतालबा कर सकती है, तो आगे वो न जाने क्या कुछ माँगेगी। अगर मैं पहली ही दफ़ा उसके आगे कमज़ोर पड़ गया, तो सारी ज़िंदगी वो मुझे अपनी जूती तले दबा कर रखेगी।" अम्मा जो बहुत देर से खामोश थी, उन्होंने गहरा साँस लिया और कहने लगी, "बेटा, रिश्तों को बचाने के लिए कभी-कभी इंसान को कड़वा घूँट पीना पड़ता है। तुम उसकी बात मान लो।" अम्मा के रवैये में काफ़ी लचक आ गई थी, शायद इसके लिए कि माँ अब मेरी बीवी बन चुकी थी और मेरी ज़िंदगी उसके साथ जुड़ चुकी थी। शादी को 2 रातें गुज़री थी और अगर मैं ऐसे ही माँ की चलती जाती तो दुनिया वाले मेरे ही किरदार को निशाना बनाते। मैंने इनकार में सर हिलाया और अम्मा से कहा कि नहीं अम्मा, ये मुमकिन नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं उठकर कमरे में आया और माँ मेरे इंतज़ार में बैठी थी। मुस्कुराकर कहने लगी, "हो गई आपकी अम्मा से बात? बता दिया आपने उन्हें कि आप मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाले हैं?" उसकी बात पर मैं तल्ख़ी से हँसा और कहा, "ये तुम्हारी खुशफ़हमी है कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूँगा। हाँ, अगर जायज़ होती तो ज़रूर सोचता, लेकिन ये बात बिल्कुल नाजायज़ है कि मैं अपने बाप का घर तुम्हारे नाम कर दूँ और अपनी अम्मा और बहन का हिस्सा हड़प लूँ। शरई तौर पर मैं तुम्हारे बाप की विरासत में मेरी बहन और मेरी माँ का भी इतना हिस्सा जितना मेरा। अगर मैं ये घर सिर्फ़ तुम्हारा होता, तो बख़ुशी मैं तुम्हारे नाम लिख देता, लेकिन मैं अपनी माँ और बहन का उनके हकूक़ से दस्तबरदार नहीं कर सकता। विरासत के मामलात बहुत ज़्यादा नाज़ुक होते हैं, शरई तौर पर इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत और हैसियत है। मैं ऐसे ही तो अपनी माँ और बहन का हक़ नहीं खा सकता, मुझे रोज़े महशर उस बात का जवाब देना होगा, अपने बाप का सामना करना होगा। मेरे बाप ने मुझे अमीन बनाकर घर के कागज़ात मेरे हवाले किए थे। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उन्हें तुम्हारे नाम कर दूँ। मैं मानता हूँ कि अपना घर तुम्हारे नाम करना मेरा हक़ है। हर औरत का पूरा-पूरा हक़ होता है कि उसका शौहर उसे अपने घर के सुकून दे ज़िंदगी दे, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हारे किराए का घर भी तो दे सकता हूँ ना, लेकिन ये घर नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी माँ ने किस तरह चचा को सारी ज़िंदगी घर के लिए परेशान रखा और दादा-पोत का पूरा घर अपने नाम करवाना चाहा। तो वो चचा और अब्बा का दोनों को मोहब्बत करने वाले एक नेक थे। इसीलिए चचा और अब्बा ने कोई गलत फैसला नहीं किया, लेकिन अब्बा ने दादा की विरासत का फैसला शरीयत के हिसाब से किया और पप्पो को भी विरासत में उनका हक दिया। चची भी तो नहीं चाहती थी ना कि पप्पो को उनका हक मिले, और ये बात अम्मा ने भी मुझे बताई है। जब तुम्हारा मामला खुलकर सामने आया है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रह सकती हो, अगर अलग घर चाहती हो तो मैं तुम्हें 2-4 दिन तक किसी किराए के घर का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन ये घर नाइंसाफी और नाजायज तरीके से तुम्हारे नाम नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर माहम ने अपना सामान उठाया और गुस्से में चली गई। कुछ दिन गुजर गए, मुझे लगा कि वो खुद ही वापस आ जाएगी। उसे समझ आ जाएगी कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसके खुला के कागज़ात भेज दिए और साफ कह दिया कि वो मुझसे इंसान के साथ नहीं रह सकती है। मैंने भी दस्तखत कर दिए और खामोशी से ज़िंदगी गुज़ारने लगा। अम्मा ने कुछ ही अरसे बाद मेरे लिए लड़की देखी और मेरी शादी करवा दी। वो बहुत ही नेक और शरीफ ख़ानदान से थी। उसने आते ही अपनी खिदमत और मोहब्बत से हर घरवालों का दिल जीत लिया। कुछ ही अरसे में मेरी नौकरी उसके
कदमों की बदौलत इस कदर अच्छी हो गई कि मैंने अपनी बहन का हिस्सा उन्हें अदा कर दिया। अम्मा तो मेरे साथ ही रहती थी, इसीलिए मैंने अम्मा का हिस्सा बैंक में रखवा दिया और सारा घर खुद ब खुद मेरा हो गया। अलबत्ता मुझसे खुला लेने के बाद माहम का कहीं कोई रिश्ता नहीं हुआ था। हर कोई मेरी चच्ची की फितरत से वाकिफ था। वो आज भी अपनी माँ के घर पड़ी हुई है। सुना है उसका हाल बहुत खराब है। अक्सर वो रोती है और पछताती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया हूँ और फ़ातिमा जैसी बीवी के मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने सही वक़्त पर सही फ़ैसला कर लिया था। अगर मैं माहम की पहली धमकी पर ही उसके आगे झुक जाता और अपना घर उसके नाम कर देता, तो शायद सारी ज़िंदगी वो मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती। मैंने वही किया जो शरीयत में कहा गया है और मुझे लगता है कि इसकी बरकत से ही मेरी ज़िंदगी में इस कदर खूबसूरत रंग भर दिए गए हैं। माहम ने दूसरों को लेकर बेघर करना चाहा और खुद ही बेघर होकर रह गई। उसकी नादानी ने उसका बड़ा नुकसान करवा दिया था, जिसकी तलाफ़ी न जाने मुमकिन थी भी या नहीं। वो तलाफ़ी कैसे करती?